प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। कहा, मोदी की गारंटी की गाड़ी से पूरे हो रहे हैं लोगों के सपने। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। कोपरा की एमएसपी में इजाफा। बिहार में दीघा और सोनपुर के बीच 6 लेन ब्रिज को मंजूरी। त्रिपुरा में खोवाई से हरिना तक सड़क चौड़ीकरण को मिली स्वीकृति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जवानों का बढ़ाया हौसला। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की जताई प्रतिबद्धता। पुंछ में मारे लोगों के परिवारों से मुलाकात कर जल्द जांच का दिया भरोसा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर की बातचीत। भारत रूस संबंध को बताया बेहद मजबूत और स्थिर। द्विपक्षीय निवेश संधि की प्रगति पर भी चर्चा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने साझा किया मंदिर का नक्शा। बताया ग्राउंड फ्लोर तैयार, प्रथम तल के निर्माण का कार्य जारी। रेलवे स्टेशन का नाम अब होगा अयोध्या धाम। सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर बनाए 256 रन। डीन एल्गर के शतक की मदद से बनाई 11 रन की बढ़त। भारत ने केएल राहुल के शतक की मदद से पहली पारी में बनाए 245 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसके जरिए देश भर के कोने कोने तक आम लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। ये आज और भी विशेष रही क्योंकि पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम ने देश भर से जुड़े लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इन सभी ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। पीएम ने बताया कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। मोदी सरकार के प्रयासों से महिलाओं के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को मध्य प्रदेश के देवास की रुबीना खान की बातों में भी समझा जा सकता है। पीएम के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं को हो रहे लाभ के बारे में बताया। मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं,
तो मैंने मारुति वैन सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति और वैन ले आई आप? जी सर, मारुति वैन लेके न आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर। अच्छा, पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है। देखिए, मेरे पास बहुत काम है, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बात की। पीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के भंडारण की व्यवस्था करने के लिए सरकार विशेष रूप से काम कर रही है। हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए हरिद्वार के किसान गुरदेव सिंह ने मत्स्य संपदा योजना से हुए लाभ के बारे में बताया। उन्होंने इससे अपनी आय में हुई बढ़ोतरी के बारे में भी बात की। वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से जुड़े कृषक हरिकृष्ण ने बताया कि उन्हें किस प्रकार केंद्र सरकार की कृषि विकास योजनाओं से लाभ हुआ है। राजस्थान के कोटा से जुड़ी सपना प्रजापति ने पीएम स्वनिधि योजना से मिली मदद के बारे में बताया। उन्होंने डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे के बारे में भी बात की। पीएम आवास योजना की मदद से अपनी पक्की छत पाने वाले त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर, आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका लक्ष्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना है। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को जन कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जन कल्याण योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इस यात्रा में भागीदारों की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 3,965 शहरी क्षेत्रों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक IEEC वैन पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 6 करोड़ 2,71,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने वाली योजनाओं को मंजूरी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। के लिए बुधवार का दिन अच्छी खबर लेकर आया है। मोदी सरकार ने कोपरा यानी नारियल की गरी का MSP बढ़ाने का फैसला किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल मिलिंग कोपरा की MSP 300 रुपये क्विंटल और बॉल कोपरा की MSP 250 रुपये क्विंटल बढ़ा दी गई है। अब मिलिंग कोपरा के लिए किसानों को 11,160 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे, जबकि बॉल कोपरा के लिए किसानों को 12,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। CCA की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए MSP निर्धारित किया गया है। जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित MSP 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।
एक अन्य अहम फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो दीघा को सोनपुर से जोड़ेगा। गंगा नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण में 3064 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल निर्माण 42 महीने में पूरा होगा। गंगा नदी के जल स्तर से पुल इतना ऊंचा होगा कि इस मार्ग से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उस पर चलने वाले जहाज़ों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। गौरतलब है कि सड़कों के लिए साल 2014-15 में 31,130 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो कि बढ़कर अब 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक अन्य अहम फैसले में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में NH 208 के चौड़ीकरण और सुधार को मंजूरी दी है। इसमें खोवाई से हरिना तक कुल 134.9 किलोमीटर हिस्सा शामिल होगा। इस परियोजना पर करीब 2,486.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए असम और त्रिपुरा के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही काफी समय भी बचेगा और आम लोगों के लिए सफर सुगम होगा। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता ने एक और कीर्तिमान हासिल किया है। प्रधानमंत्री के YouTube चैनल नरेंद्र मोदी YouTube चैनल ने 2 करोड़ सब्सक्राइबर के मुकाम को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र विश्व नेता हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री के विचारों से प्रभावित होकर विश्व में हर आयु वर्ग के लोग उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने एक और मिसाल कायम की है। नरेंद्र मोदी YouTube चैनल्स ने 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र विश्व नेता हैं जिन्होंने अपने निजी YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने का मुकाम हासिल किया है। इस मामले में वो अन्य वैश्विक और भारतीय समकालीनों से काफी आगे हैं। 450 करोड़ वीडियो व्यूज के साथ नरेंद्र मोदी चैनल सब्सक्राइबर्स, वीडियो व्यूज और राजनीतिक नेताओं के YouTube पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो की गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हैं। अपने आप में वैश्विक तौर पर ये एक बड़ा कीर्तिमान है। दुनिया में शायद ही किसी नेता को इतने फॉलोअर हों। ये बात साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी समाज के हर क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता ये साबित करती है कि जनता के समस्याओं से उनका कितना सरोकार है और जनता उनको कितना देखना, सुनना और समझना चाहती है। ये अपने आप में एक अनोखी और बहुत बड़ी चीज है। मॉर्निंग कंसल्ट जैसे कई वैश्विक सर्वेक्षणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% से अधिक अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय विश्व नेता माना है, जो उनके वैश्विक समकालीनों से कहीं ऊपर है। नरेंद्र मोदी YouTube चैनल्स भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स दोनों के मामले में अपने वैश्विक समकालीनों के YouTube चैनलों से कहीं आगे निकल गया है। दूसरे सबसे अधिक फॉलोवर्स वाले वैश्विक नेता ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनके सिर्फ 64 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी YouTube चैनल्स के 1/3 से थोड़ा कम है। इसी तरह दिसंबर 2023 में 22.4 करोड़ व्यूज के साथ नरेंद्र मोदी YouTube चैनल्स पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के YouTube चैनल्स की तुलना में 43 गुना अधिक व्यूज हैं। युवा के साथ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आज नई जानकारी के साथ कनेक्ट हो रहा है, लीडरशिप की थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे सारे लोगों से इस YouTube चैनल के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जुड़ने का काम करते हैं। और इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि पड़ाव ये उनकी लोकप्रियता का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
2 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स वाले पहले वैश्विक नेता, 8.3 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता, 9.4 करोड़ फॉलोअर्स के साथ एक्स में सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। 4.8 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व नेता हैं। व्हाट्सएप चैनल पर तीव्रता से बढ़ते फॉलोअर्स के मामले में भी प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री के 1.26 करोड़ व्हाट्सएप चैनल्स फॉलोअर्स हैं। ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और विश्व में हर कोई उनकी शख्सियत का मुरीद है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर सरकार और सेना दोनों ही सजग हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ जिले में सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। वहीं गृह मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के चलते मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UAPA कानून के तहत गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जम्मू के दौरे पर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पुंछ जिले में सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राजौरी पुंछ सेक्टर में सेना के जवानों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि सेना का प्रत्येक जवान हमारे लिए एक परिवार की तरह महत्वपूर्ण है और सरकार जवानों के साथ खड़ी है। पुंछ जिले में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले रक्षा मंत्री जम्मू पहुंचते ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी हालात का मुआयना किया। राजनाथ सिंह ने सैनिकों की बहादुरी की सराहना की। जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है। रक्षा मंत्री ने पुंछ जिले के बुफलियाज के टोपापीर गांव के मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात कर मामले की शीघ्र जांच का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। रक्षा मंत्री ने दोनों जिलों के ब्लॉक विकास परिषद सदस्यों, जिला विकास परिषदों के सदस्यों और नेताओं से भी मुलाकात की। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था और वे डेरा की गली में उस स्थान पर गए थे जहां आतंकी हमले में 4 बहादुर जवान शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। इस बीच गृह मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल आरोपों के चलते मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट MLJKMA को UAPA के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। रमेश रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम में शामिल हुई और डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत करते हुए विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी योजना की जानकारी अगर धरातल पर आम लोगों को नहीं होगी तो भला उस योजना का लाभ आम जन को कैसे मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने विदेश राज्य मंत्री से खास बातचीत की। हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी हैं। कैसे देखती हैं ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है? क्या लगता है कि तमाम जो भारत सरकार की योजनाएं हैं ये जनता को जगाने में यह यात्रा जो है वो कामयाब हो रही है?
बिल्कुल कामयाब हो रही है और आज आपने देखा होगा कि अधिकतर जो लोग यहाँ उपस्थित थे वो लाभार्थी थे किसी न किसी स्कीम के। ऐसी सब योजनाएं अपने सैचुरेशन तक पहुँचे, पूरी तरीके से एक भी व्यक्ति ना छूटे जिसको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए विकसित यात्रा भारत विकास यात्रा को यहाँ पर लाया गया है ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाए। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको प्रचार करके सरकार जो है वो उसको हाइप देने की कोशिश करती है। आप मुझे एक बात बताइए, स्कीमें फाइल में रखने के लिए होती है, लोगों तक पहुंचाने के लिए होती है? लोगों में जब तक जागरूकता नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो वो स्कीम्स फाइल में पड़ी रह जाएंगी। इन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने का मकसद ही विकास यात्रा है। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी लेखी जो विदेश राज्य मंत्री हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जब तक हम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो आखिर जनता को उसका लाभ कैसे मिलेगा। कैमरामैन अश्विनी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। केंद्र द्वारा हिमाचल के 14 लघु सिंचाई परियोजनाओं और राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट हेतु 141.76 करोड़ और 221.78 लाख की स्वीकृति देने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर ने जल शक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री का आभार जताया। विकसित भारत के संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है। वहीं रामलला की नगरी अयोध्या में यात्रा में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी शामिल हुई। इसी दौरान उन्होंने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री शोभा जी हैं। किस तरीके से देखती हैं मोदी की गारंटी की गाड़ी अब गांव-गांव घर-घर पहुंच रही है? मोदी जी का गारंटी वाली गाड़ी अब 1 लाख से ज़्यादा गांव तक पहुंची है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमारे गाड़ी पहुंची है। हर गांव में गाड़ी का स्वागत हो रही है। विकास भारत संकल्प यात्रा हम 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना, नंबर 1 बनाना है ना, देश आगे बढ़ना, ऐसे लक्ष्य लेके हम हमारा प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले भी अवध क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। किस तरीके का बदलाव देखती हैं? एक जो बदलाव आया है समाज में, सोच में, विकास में, कैसे देखती हैं? मैं अगले लास्ट चुनाव में मैं बोली थी मोदी जी ने योगी जी का जोड़ी कमाल करेगा। ये कमाल करके दिखाई है। पहले अयोध्या कैसा था, आज अयोध्या कैसा है। लोग आना है, अयोध्या को देखना है। इधर का सड़क कैसे विकास किया, हम रेलवे का कैसे विकास किया, अभी एयरपोर्ट बना रहे हैं। एंड हर तो गांव में हर घर चमक रही है एंड बिजली का काम अच्छे से हो रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे योजना को हम हर गांव को, हर नगर को पहुंचाने का काम किया है। तो बिल्कुल अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है और आज मोदी की गारंटी की वैन यहाँ पहुंची हुई है। और बिल्कुल आज लोगों ने संकल्प लिया है कि भारत को विकसित बनाने के लिए वो क्या योगदान कर सकते हैं। सभी लोगों ने पंचप्रण की शपथ भी ली है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। बेंगलुरु स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय अलकायदा के 2 आतंकवादियों को दोषी ठहराया और 7 साल कैद की सजा सुनाई। मामले में एनआईए अदालत ने असम के अख्तर हुसैन लश्कर उर्फ मोहम्मद हुसैन और पश्चिम बंगाल के अब्दुल अलीम मंडल उर्फ मोहम्मद जुबा पर क्रमशः 41,000 रुपये और 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आतंकी संगठन के हैंडलर्स की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के एनआईए के निरंतर प्रयासों में एक बड़ी सफलता है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के सीईओ ने आज आईआईटी मद्रास और अन्ना विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वहीं इस दौरान बीएसएनएल के सीईओ प्रवीण कुमार ने डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत की।
सेव कल्चर सेव फाउंडेशन ने पहले वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी दिल्ली में बुधवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें OTT और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही नागरिकों से अश्लील कार्यक्रमों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। फाउंडेशन के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने कहा कि अनुचित और अश्लील कंटेंट से समाज में पैदा होने वाली विकृति को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, जिससे भारतीय संस्कृति को बचाया जा सके। हमने एक साल से खूब काम किया, बड़े बड़े संतों को लिया साथ में। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग मनोरंजन के नाम पे विभत्स परोस रहे हैं, वो महान भारत के सपने को बिगाड़ रहे हैं, उसमें अड़चन बन रहे हैं, उनके सामने भारत एक हो और उनको शिक्षा करे। मैं मानता हूं कि महान भारत का जो हमारा सपना है वो साकार करना हो तो उसकी कीमत कितने ही लाख करोड़ रुपए हो, वो देने की तैयारी देश की होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने अपना वार्षिक बजट 2024-25 पेश किया। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से। उन्होंने बताया कि पहली बार NDMC में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट को विकसित भारत पर केंद्रित किया गया है। और क्या है इस बजट में, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। NDMC के बजट पे और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। सर, किस तरह देखते हैं इस बार के बजट? देखिए, इस बार का बजट आज़ादी के अमृत काल का बजट है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत की कल्पना दी है, अगले 25 साल इस देश को पूरी तरह से विकसित करने के हैं, तो NDMC ने भी वही अपना विज़न लिया है, विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। प्रधानमंत्री ने जो हमको कहा है, तो उसी विकसित भारत की कल्पना पे हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। पब्लिक जनता को किस तरह से सहूलियत मिले, NDMC रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी सुविधाओं में लगातार विस्तार हो और उनकी सुविधाएं यूज़र फ्रेंडली हों, इसके लिए NDMC कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ चाहे वो पानी है, पानी 24/7 जो घर घर जल योजना है उस पर NDMC लगातार काम कर रही है। 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलना चाहिए, इस पर काम कर रही है। जिस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उनमें बच्चों को नई नई सुविधाएं मिलें और मॉडर्नाइजेशन भी, डिजिटाइजेशन हो। 9, 10, 11 एंड 12 के बच्चों को NDMC डिजिटल टैब देने जा रही है। इसी तरीके से जितने भी अटल टिंकरिंग लैब हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। स्कूल के बजट को, स्कूल में जो स्पोर्ट्स है उसको भी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ में सभी को हेल्थ सुविधा अच्छी मिले, इसके लिए हमारे जो चरकपालिका हॉस्पिटल है उसमें 24/7 हम ICU स्टार्ट करने जा रहे हैं। खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्य करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने आज भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ समिति का गठन कर दिया है। गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने रविवार को नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया था और IOA को कुश्ती संघ के कार्य को देखने के लिए एडहॉक कमेटी को गठित करने के निर्देश दिए थे। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को हुए, जहां संजय सिंह कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते ही जिस तरह से नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अंडर 15 और अंडर 20 की कुश्ती प्रतियोगिता को जल्दबाजी में कराने की बात सामने रखी, उसी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया। यही नहीं, खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा कि IOA राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक WFI का अंतरिम कामकाज संभाले और इसी कड़ी में भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी कर दिया। कमेटी में भूपेंद्र सिंह बाजवा के अलावा पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट MM सौम्या और पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मंजुषा कंवर को भी समिति का सदस्य बनाया गया। यानी सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन जब बात खिलाड़ियों के हित की न होकर राजनीति की होने लग जाए तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है
जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुश्ती संघ के निलंबन पर ही सवाल उठाकर पहलवानों को गुमराह करने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का पहलवानों से मिलकर बेबुनियाद बातों को हवा देना इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हावी हो गई है। इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों की सुनी है, फिर चाहे आंदोलन के दौरान उनसे बात करने की बात रही हो या फिर कुश्ती संघ के चुनाव के बाद कुश्ती संघ की गतिविधियों का निलंबन। सरकार ने कुश्ती संघ की गतिविधियों पर निलंबन लगाकर न केवल कुश्ती के पदाधिकारियों को संदेश दिया, बल्कि देश के तमाम अन्य खेल संघों को भी ये संदेश दिया कि पारदर्शिता और खिलाड़ियों का हित हमेशा से सरकार के लिए सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।